limitations of meter bridge. लिमिटेशंस को एक बार ध्यान से समझो। देखो अब लिमिटेशंस के 3-4 पॉइंट को ध्यान से अगर समझ सब बात समझ में आ जाएगी। सबसे पहला ध्यान दो, ऐसा हो सकता है जैसे अगर हम लोग यहाँ पर बात करें कि हम लोग देख रहे हैं, एक हम लोगों को नॉन रेसिस्टेंस था जैसे R, दूसरा अननोन रेसिस्टेंस जिसका मान ज्ञात करना था वो S, और उसके बाद जब हम लोग नल पॉइंट खोजे हैं तब हम लोग का जो 1 मीटर का वायर है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, और इस पार्ट के रेसिस्टेंस को P और इस पार्ट के रेसिस्टेंस को Q लिए। तो हम लोगों को यह सिस्टम बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज का सिस्टम था, और इस पर बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज का अगर हम लोग सिद्धांत का प्रयोग किए तो हम लोगों को अननोन रेसिस्टेंस का मान आया। अब देखिए हम लोग जो इसका P का वैल्यू निकाले वो किस फार्मूला से निकाले, तो रॉ L/A, और दूसरा ये भाग का जो रेसिस्टेंस निकाले Q रॉ L/A, तो दोनों रॉ 100 - L/A। यहाँ पर ध्यान दो, दोनों सिचुएशन में आप देख लो कि तुम जो क्रॉस सेक्शनल एरिया इट मीन्स तार की मोटाई जो प्रयोग की वो दोनों स्थितियों में सेम है। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी कैलकुलेशन किया गया है रेसिस्टेंस के लिए वह पूरे तार को एक समान मोटाई का मान करके किया गया है, क्योंकि इसमें भी इस भाग में भी क्रॉस सेक्शनल एरिया इट मीन्स तार की मोटाई A लिए है और इस भाग में भी A लिए। इसका मतलब पूरे भाग में तार की मोटाई को एक समान मान करके कैलकुलेशन किए। हमारा कहने का ये है कि ऐसा हो सकता है कि इस सिस्टम में जो तार प्रयोग किया गया है वह तार हर एक जगह एक मोटाई का नहीं हो। अगर नहीं होगा तो हम लोग तो मान के बनाए हैं कि पूरा सेम है, तो अगर पूरा सेम है मान करके बनाए हैं और कहीं हो सकता है इसमें पूरा ठीक ठाक ना हो, तो ऐसी स्थिति में मान में त्रुटि आ जाएगा, इसमें सही मान ज्ञात नहीं होगा। तो सही मान ज्ञात नहीं होगा तो एक प्रकार से इस त्रुटि को दूर करने के लिए क्या इसमें हम लोगों को प्रयोग करना है, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि सबसे पहले कि मीटर ब्रिज में प्रयुक्त तार या वायर AC का क्रॉस सेक्शनल एरिया प्रत्येक जगह समान न हो तब क्या करना। अगर समान नहीं हुआ तब हम लोगों को प्रयास क्या किया, तब तो यह मान हम लोगों को गलत आ जाएगा। तब हम लोगों को क्या प्रयास करना है कि जो ये हम लोग नल पॉइंट खोजे हैं उस नल पॉइंट को हम लोग इस वायर के बीच में लाए। बीच में लाने से क्या होगा कि जितना हम लोगों को इधर अशुद्धि होगा उतना ही अशुद्धि इधर होगा, और जब औसत मान ज्ञात करेंगे तो उस समय में अशुद्धि की संभावना कम से कम रहेगी। तो इसीलिए अगर ऐसा नहीं हो, कह रहा है कि मीटर ब्रिज में वायर AC का क्रॉस सेक्शन प्रत्येक जगह समान ना हो, तो हम लोग कह सकते हैं कि नल पॉइंट वायर के मध्य में लानी चाहिए या प्राप्त करनी चाहिए। मतलब यह नल पॉइंट को बीच में हो ऐसा हम लोगों को प्रयास करना, या ऐसा हम लोगों को मान प्राप्त करना है, ऐसा सिस्टम हम लोगों को लाना है ताकि दोनों तरफ अशुद्धि बराबर हो जाए। एक बात यह भी है कि नल पॉइंट जो आएगा अकॉर्डिंग टू सिस्टम आएगा, इस बात को ध्यान दें, लेकिन यहाँ अशुद्धि कम से कम हो इसके लिए प्रयास करना है। अब उसके बाद फिर दूसरा पॉइंट हम लोग लेते हैं। दूसरा पॉइंट देखिए, फिर पहला तो क्लियर हो गया सबको कि हम लोग को ऐसा हो सकता है कि तार की मोटाई हर एक जगह समान नहीं, लेकिन हम लोग हर एक जगह समान मान के बनाए हैं, तो त्रुटि आए तो त्रुटि को दूर करने के लिए, कम से कम करने के लिए नल पॉइंट को इस वायर के मध्य में लाए, जिससे कि दोनों तरफ जो अशुद्धि है उसका डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा और औसत वैल्यू में मैक्सिमम मान सही आएगा। अब दूसरा तुम देखोगे तो ये मीटर इस ब्रिज में हम लोग क्या किए हैं, इस तांबे की पत्ती का हम लोग प्रयोग किए, और कहीं भी पूरे कैलकुलेशन में
तांबे की पत्ती के रेसिस्टेंस की चर्चा नहीं है। लेकिन इतना बात तो क्लियर है कि तांबे की पत्ती का कुछ न कुछ रेसिस्टेंस प्रतिरोध अवश्य होगा। अगर अवश्य होगा तो वह निश्चित रूप से हम लोगों को जो मान हम लोग प्राप्त कर रहे हैं, जो अननोन रेसिस्टेंस का मान प्राप्त कर रहे हैं, वो कुछ न कुछ प्रभावित होगा। लेकिन यहाँ पर उसको नगण्य मान लिया गया है कि इसका कोई प्रतिरोध नहीं है। तो इट मीन्स ये एक बहुत बड़ा डिमेरिट्स है। तो इस डिमेरिट को दूर करने के लिए क्या किया गया कि जहाँ पर R था और S जहाँ पर लगा करके हम लोग मान ज्ञात किए थे, इसको फिर उल्टा कर देते, मतलब स्थान को एक्सचेंज कर दिए। जहाँ पर R लगाए वहाँ S, जहाँ S लगाए वहाँ R, और उससे भी जो मान प्राप्त हुआ दोनों का औसत लेकर के मान निकाले तो यह त्रुटि कम से कम हो जाता है। इसका मतलब दूसरा कह सकते हैं कि तांबे की पत्ती के प्रतिरोध है को नगण्य माना गया है, परंतु यह रेसिस्टेंस होंगे। अब देखो, रेसिस्टेंस जब होगा तब मान में त्रुटि आएगा। तो त्रुटि जब आएगा तो इसको दूर करने के लिए अतः यहाँ पर क्या कर रहे हैं, अतः R तथा S के स्थान को एक्सचेंज करके R तथा S के या रेसिस्टेंस बॉक्स और अननोन रेसिस्टेंस के स्थान को अदल बदल कर फ्रैक्शन लेते हैं तथा दोनों टाइप्स का, मतलब पहले जहां S था और R था तब जो तुमको रीडिंग आया, जिसकी चर्चा अभी जस्ट की, और जब मान को उल्टा दिए तब जो रीडिंग आया, दोनों मान का औसत लेकर के हम लोग जो है मान निकालेंगे तो त्रुटि का बहुत हद तक निवारण हो जाता है। और तो इस स्थिति अतः R तथा S के स्थान को अदल बदल कर प्रेक्षण लेते हैं तथा सभी प्रेक्षणों के औसत मान ज्ञात करते हैं, औसत मान ज्ञात करते हैं। तो इससे हम लोगों को बहुत हद तक त्रुटि का निवारण हो जाता है। इट मीन्स ये दूसरा इसका कि तांबे की पत्ती का तो यूज़ किया लेकिन उसके प्रतिरोध का कैलकुलेशन में नहीं लिया, तो ये एक बड़ा डिमेरिट्स है। और इसको दूर करने के लिए जो यहाँ पर उपाय किया गया उससे मान अत्यधिक शुद्ध हो जाता है, हम लोगों को एक्यूरेट वैल्यू होता है। मतलब कंप्लीटली तो नहीं कह सकते लेकिन मैक्सिमम शुद्ध होता है। उसके बाद तीसरी अगर बात करें तो फिर हम लोग ये देखें कि यहाँ स्लाइडिंग जॉकी है और स्लाइडिंग जॉकी इस वायर को टच करता है। तो टच जब करता है तो हम लोग तो यहाँ नल पॉइंट खोजेंगे। तो नल पॉइंट अगर खोजेंगे तो इस स्लाइडिंग जॉकी को थोड़ा इधर उधर घिसकाना पड़ेगा और तब नल पॉइंट हम लोग को आएगा। तो इसलिए यहाँ पर सावधानी क्या रखना है कि जिस समय में नल पॉइंट को इधर उधर घिसकाएंगे उस समय में इस वायर पर इस स्लाइडिंग जॉकी को ज़्यादा रगड़ के या घिस के नहीं चलाना है। अगर ज़्यादा घिस के चलाएंगे तो जहाँ पर घिसाएंगे वहाँ पर तार पतला हो जाएगा और बाकी जगह क्या रहेगा, मोटा रहेगा। तो ऐसी स्थिति में तुमको जो कैलकुलेटिव मान है उसमें डिफरेंस आ जाएगा, इसमें शुद्ध मान प्राप्त नहीं होगा। तो ये एक सावधानी हो गई कि स्लाइडिंग जॉकी को जो है वह वायर AC पर रगड़ कर, ज़्यादा स्लाइड कर रगड़ कर नहीं चलानी चाहिए, ये नहीं चलानी चाहिए। कारण क्लियर है। अब उसके बाद चौथा फिर देख लो, ध्यान दो, हम लोग जैसे इससे पहले पढ़े कि अगर विद्युत धारा किसी वायर या हम लोग कंडक्टर से अगर प्रवाहित होती है तो ऐसी स्थिति में तार गर्म होता है और टेम्परेचर बढ़ने पर प्रतिरोध का मान भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब तो देखो, तो यहाँ पर अगर सिस्टम में बहुत अधिक देर तक अगर धारा प्रवाहित करेंगे तो तुमको जो ज्ञात या अज्ञात रेसिस्टेंस है सबका प्रतिरोध बढ़ जाएगा। और उस समय जो रीडिंग हम लोग लेंगे वो रीडिंग भी तुमको जो एक्यूरेट मान होना चाहिए उससे कहीं ज़्यादा आ जाएगा या भिन्न आ जाएगा, हम लोग ऐसे कह सकते हैं। इसलिए सावधानी रखना है कि इस सिस्टम में जो हम लोग रीडिंग लेंगे, धारा प्रवाहित करेंगे, बहुत अधिक देर तक प्रवाहित नहीं करना चाहिए।
और इस धारा को कंट्रोल करने के लिए ही यहाँ पर की का प्रयोग किया जाता है, ताकि हम लोग को जितनी देर तक रीडिंग चाहिए तुरंत रीडिंग लिए और उसके बाद उसको ओपन कर दिए। तो हम लोग यहाँ कह सकते हैं कि परिपथ में या सर्किट में परिपथ में अधिक देर तक धारा प्रवाहित नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम लोग कह सकते हैं इसमें ताप बढ़ने पर प्रतिरोध प्रभावित होंगे या बढ़ेंगे, प्रतिरोध के मान प्रभावित होंगे। इसके लिए तुमको जो सेल परिपथ है, सेल सर्किट है, परिपथ में क्या प्रयोग करेंगे, परिपथ में की प्रयोग करेंगे। ठीक है। और उसके बाद फिर एक हम यहाँ पर शंट वाला पॉइंट भी लिखे हुए थे, शंट वाला, कि शंट का प्रयोग कैसे करना है। तो जैसे ही तुमको यह गैल्वेनोमीटर जो हम लोग प्रयोग किए हैं, तो शंट किसको, कम प्रतिरोध के छोटे तार को हम लोग शंट कहते हैं। तो अगर तुमको यहाँ अविक्षेप बिंदु प्राप्त हो जाता है तो इसी स्थिति में शंट को हम लोग जो है यहाँ से रिप्लेस कर लेते हैं, और ये तुमको यहाँ पर मुख्य पॉइंट हो गया।